बाय द वे बॉयज एंड गर्ल्स, एक चीज़ मैं आपको मज़े की बताता हूँ कि पिछले आधे घंटे से मैं ये शूट कर रहा था और मैंने फ़ोन पे जाके देखा तो पहले 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी सिर्फ। यार समझ में नहीं आ रहा कि ये मैंने सही डिसीजन लिया इधर आके या नहीं, क्योंकि जब मैं घर से निकला था तब तो धूप नहीं थी कंफर्म, लेकिन अब सिर्फ धूप है। ये वाला बादल आ रहा है इसके ऊपर, इंशाल्लाह। चलो खैर खैर बॉयज़ एंड गर्ल्स और मेरे मित्रों, भाई क्या हाल चाल है? फिट हो सब? बात यह है कि हम सबके दिल में एक ना एक जगह पे आता ज़रूर है कि काश हम लोग करबला में होते, काश हम लोग वो जंग लड़ते, काश हम लोग हुसैन के काफिले में होते और काश हम लोग हुसैन के लिए अपनी जान दे देते। लेकिन फिर कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं जिनको हुसैन खुद लेटर लिखता है और हुसैन खुद अपने पास बुलाता है। उनमें से एक खुशकिस्मत है हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर, जिनकी आज हम बात करेंगे। तो हज़रत हबीब जो हैं वो इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने इमाम हुसैन के साथ काफ़ी जंगें भी लड़ी हैं, जैसे सफ़ीन वगैरह। और वो, अगर मैं ऐसे कहूँ कि वो इमाम हुसैन के आशिक थे। वो बहुत प्यार करते थे इमाम हुसैन को। उसकी स्टोरीज़ आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मिलेंगी, रवायात में मिलेंगी, बुक्स में मिलेंगी। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर कूफ़ा में ही रहते थे और माइंड यू, मैंने आपको जैसे बताया था, इमाम हुसैन कूफ़ा ही जा रहे थे, लेकिन उनका रास्ता रोक दिया और करबला में ही उनको रोक दिया। तो जब कूफा में, जब उनके सफ़ीर बैत लेने के लिए, साइन कराने के लिए डॉक्यूमेंट के, हम इमाम हुसैन को अपना लीडर मानते हैं, वो भी जब गए थे तो हज़रत हबीब ही थे जिन्होंने उनको उधर भी हेल्प आउट किया, तो उनको अपने घर में ठहराया। तो इमाम हुसैन जब करबला पहुंचे तो उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को लेटर लिखा कि मैं मुसीबत में हूँ और अगर हो सके तो मेरी हेल्प करने आओ करबला। और उन खुश नसीबों में हज़रत हबीब भी थे। हज़रत हबीब घर पे खाना खा रहे थे और उनका एक असूल था कि जब मैं खाना खा रहा होता हूँ तो मैं उठ के दरवाजे पे भी नहीं जाऊँगा, मैं किसी की बात भी नहीं सुनूंगा, मतलब मैं बैठ के खाना खाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली खाने की आदाब होते हैं, खाने को तरीका होता है खाने का। खाना अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि आपको वाकई खाने को बड़ी इज़्ज़त देनी चाहिए। खैर, वो अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहे थे तो उनके घर पे दस्तक हुई। अब उनके घर पे जब नॉक हुआ तो उन्होंने बैठे बैठे ही पूछ लिया, भाई कौन है? उन्होंने बोला मैं कासिद हूँ। बाहर से आवाज़ आई कि मैं कासिद हूँ। उन्होंने बोला कि किसकी तरफ से ख़त लेके आए हो? तो उन्होंने बोला कि मैं हुसैन इब्ने अली की तरफ से ख़त लेके आऊँ। तो वो खाना खा रहे थे, वो भागते हुए दरवाजे गए नंगे पैर। उन्होंने दरवाज़ा खोला और लेटर देखा और लेटर को चूमने लग गए। उनको अभी पता नहीं है लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है। खैर, उन्होंने जब लेटर पकड़ा, उन्होंने खोल के पढ़ा तो उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन जो है वो अपने हेल्प के लिए उनको बुला रहे हैं। तो वो तो मेंटली प्रिपेयर उसी वक्त हो गए कि भाई मैं जाता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं अपनी बीवी को भी टेस्ट करता हूँ। तो उनकी बीवी ने पूछा उतनी देर में कि ये लेटर क्या है और क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला कि ये लेटर आया है हुसैन की तरफ से और हुसैन मुझे अपनी आ, मदद के लिए मुझे पुकार रहे हैं। तो उनकी वाइफ ने बोला, तो उन्होंने बोला मैं थोड़ा सा बुरा हो गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ या नहीं। तो उनकी वाइफ ने बोला कि लेटर में तो ये भी लिखा है कि ज़ैनब भी मेरे साथ है और मैं करबला में हूँ और मेरी मदद के लिए आ जाओ। ज़ैनब कौन? ज़ैनब मौला अली की बेटी और इमाम हुसैन की बहन। तो अगर तुम नहीं जा रहे तो एक काम करो, मुझे तलवार दो, मैं जा रही हूँ। उन्होंने बोला नहीं, मैं जा रहा हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ। तो उन्होंने हर चीज़ रैप अप की और उन्होंने अपने गुलाम को बोला कि ये मेरा घोड़ा घोड़ा पकड़ो और शहर के कोने पे जाके खड़े हो जाओ, मैं आ जाता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शहर के हालात ख़राब थे, क्योंकि यजीद को पता चल गया था कि ये बैत वाला सिलसिला चल रहा है, तो उसने घर से बाहर निकलने में भी पाबंदी लगाई हुई थी। तो खैर वो घोड़ा लेके कोने पे चला गया और ये करते कराते शहर के बाहर जब पहुंचे तो जो इनका गुलाम था वो घोड़े से बात कर रहा था। तो गुलाम कह रहा था कि अगर मेरे आका नहीं आएंगे तो मैं तेरे पे सवार होके करबला चले जाऊंगा हुसैन की खिदमत करने। ये जब सुना, वो भी आ रहे थे तो उन्होंने सुना कि ये बंदा, इनका जो गुलाम है, ये बात कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम आज से आज़ाद हो, तुमने जो मेरे मौला की शान में बात बोली, आज से तुम आज़ाद हो।
तो वो कहता है कि आप सारी ज़िंदगी तो मेरी खिदमत, अपनी खिदमत तो कराते रहे मेरे से, अब जब हुसैन की खिदमत की बारी आई है तो आप मुझे आज़ाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, मुझे भी साथ लेके जाएं। तो खैर वो करबला पहुंचने वाले ही थे तो इमाम हुसैन जो है वो अपने खेमे से बाहर आ गए। अब गाजी अब्बास उधर खड़े हुए थे। हज़रत अब्बास ने बोला कि मौला आप खेमे से बाहर क्यों आ गए? तो उन्होंने बोला मेरा एक मेहमान आ रहा है। तो उन्होंने बोला कौन? तो उन्होंने दूर देखा तो हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर आ रहे थे। तो वो सारे खुश हो गए कि भाई हज़रत हबीब आए हैं इनके बुलावे पे। और वो शेर है ना कि हबीब इब्ने मज़ाहिर जो करबला पहुंचा, सदा हवाओं ने दी कि लश्कर खुदा पहुंचा। हुसैन कहते थे मेरा भरोसा जीत गया, लिखा था खत जिसे ज़ैनब वो भाई आन पहुंचा। And by the way, you know, he was 75 years of age when he came to Karbala. खैर अब बात करते हैं नहर फुरात की। नहर फुरात को यूथोपियस रिवर भी कहा जाता है। ये दुनिया के पुराने तरीन और अजीम तरीन दरियाओं में शुमार होता है। ये करबला के भी करीब से गुजरता है और इमाम हुसैन के जो खेमे थे वो भी इसके बहुत करीब थे, लेकिन फ़ौज ने इब्न साद के हुक्म पर इमाम हुसैन का पानी बंद करा दिया। और 7 मुहर्रम वो दिन है जिस दिन इमाम हुसैन का पानी बंद हो चुका था और जिससे औरतें और बच्चे भी पानी से महरूम हो गए थे। और 6 महीने के अली असगर को देख कर इमाम हुसैन ने कई दफ़ा बोला कि अगर तुम मुझसे जंग करना चाहते हो तो कम से कम इन बच्चों और औरतों को तो पानी दे दो। लेकिन दुश्मन ने ये बात भी ना मानी और उन्होंने पानी नहीं खोला। और आज तक आपने भी देखा होगा और वीडियोस में देखा होगा या आपने इन पर्सन भी देखा होगा, आज तक सबील का कॉन्सेप्ट है। ये सबील का कॉन्सेप्ट उधर ही से है जहाँ इमाम हुसैन की प्यास को याद किया जाता है और लोगों को पानी पिलाया जाता है। और ये एक आदत आपके अंदर भी होनी चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ ऐसे हो कि कोई भी आपके घर बंदा आए, कोई पार्सल लेके आए, कुछ सफाई वाला आए, वैसे कुछ पैसे लेने आए, सब्जी लेके आए, कोई चीज़ भी लेके आए, आपका दोस्त भी हो, उसको पानी ज़रूर पूछो। और इस पे भी शेर है कि फुरात बहता रहा और प्यासा रहा हुसैन, फुरात बहता रहा और प्यासा रहा हुसैन, ये जंग पानी की नहीं असूलों की थी। और आखिरकार ये दरिया हज़रत गाजी अब्बास की शहादत का भी रीज़न बना। कैसे? वो मैं आपको कल बताऊँगा।